हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में एक नया मंडल का गठन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल जिसको कहा जाता है। पूर्व में इसका नाम व्यापम था और इसके द्वारा सेट अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 की घोषणा की गई है। तो इसका आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो 17 अगस्त है ना। तो इसका आप ध्यान में रखिए कि सेट का जो एप्लीकेशन है वो अभी स्टार्ट है। जिन लोगों को बेसिक जानकारी नहीं है कि सेट क्या होता है उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, मतलब उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सेट का एग्ज़ाम होता है वो एक पात्रता परीक्षा, जैसे इसमें लिखा हुआ है पात्रता के बारे में, है ना। तो पात्रता का मतलब ये है कि आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप क्या होते हैं, इसमें पात्र होते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी बस है ये सेट, है ना। और इसके और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप अगर सेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी दिला सकते हैं। साथ ही आप पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब इसके बेनिफिट होते हैं, है ना। तो सेट के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला तो डेट्स बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट डेट। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 17/8/2026, मतलब 17 अगस्त को शाम 5 बजे तक ये फॉर्म चलेगा, है ना। इसमें जो होता है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और दोनों पेपर क्या होगा 4 अक्टूबर को होगा। ये डेट पहले से आ गया था, 1 साल पहले से ये डेट आ चुका है। तो 4 अक्टूबर को ये सेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। और 10 जिला मुख्यालय में इसका परीक्षा केंद्र दिया गया है, वो सब इसमें दिया हुआ है। और बाकी इसमें बताया गया है कि सेट का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, पंजीकरण कहाँ से होगा, ये सब वेबसाइट में जा कर के आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क दिया हुआ है 350 रुपये, 350 रुपये सामान्य वर्ग के लिए है, और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए है 250 रुपीज़, 250 रुपये, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी इनके लिए 200 रुपये फ़ीस इसमें रखा गया है। इसके बाद देखते हैं, आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और फिर इसमें फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये इसमें दिया गया है। और परीक्षा के लगभग 7 दिन पूर्व आपका जो एडमिट कार्ड है, मतलब प्रवेश पत्र है, वो जारी कर दिया जाएगा। ये सब इसमें दिया गया है ना। और इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो हल्के रंग के आधा पाँव वाले कपड़ा पहनकर जाना है आपको। मतलब आप सीधा सा ये मान के चलिए कि आपको वाइट टी शर्ट में पेपर दिलाने जाना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि व्यापम का या पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कपड़ों के कारण आप टाइम से तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको फिर चेंज करने के लिए वापस भेजा जाता है, फिर आप वापस आते हैं, तो फिर टाइम उस टाइम पे हो जाया रहता है, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन वाला सिस्टम चलता है इसमें, है ना। तो आप अगर थोड़ा सा भी लेट होंगे तो फिर आपको एंट्री नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक मतलब टी शर्ट पहन के जाएंगे और आधा बाँह वाला, मतलब स्लीव्स जो है वो फुल नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो जूते चप्पल होते हैं वो ज़्यादा मोटा पहन के नहीं जाना है, मतलब पतले जूते चप्पल पहन के जाना है, ठीक है। ये सब इसमें लिखा गया है। आभूषण वगैरह वो सब निकाल दिया जाएगा। कोई भी आपको घड़ी, पर्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखा हुआ है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। लेकिन मैं 2 चीज़ों को बोलना चाहूँगा कि आप जूते चप्पल वो पतले सोल वाले पहनना है, जूते तो मत पहनिए, आप चप्पल ही पहन के जाइए। और जो टी शर्ट है वो पहन के जाइए, वाइट कलर या हल्का लाइट जो भी कलर हो वो पहन के आप जाइए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या क्या ले जाना है परीक्षा कक्ष में, तो उसमें आप एक प्रवेश पत्र ले जाइए, काला नीला बॉल पॉइंट पेन ले जाइए। बॉल पॉइंट पेन मतलब कोई सा भी जो डॉट वाला पेन आता है वो यूज़ कर सकते हैं। और वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि मैंने बताया कि 4 अक्टूबर को सेट का पेपर होगा, है ना। 4 अक्टूबर 2026 को इसका पेपर होगा। तो इसका जो पैटर्न होता है,
टोटल इसमें आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आप अगर कभी नेट का पेपर दिलाए होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सेम ऐसा ही इसमें भी होता है। बस इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि नेट का जो पेपर होता है वो दोनों पेपर एक साथ होता है उसमें, मतलब 3 घंटे का टाइम आपको एक साथ मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेपर 1 आप पहले 1 घंटे में दिलाएंगे, उसके बाद 2 घंटा गैप रहेगा, फिर उसके बाद फिर 2 घंटे पेपर 2 दिलाएंगे। तो ऐसे करके इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला जो पेपर होगा वो होता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, ठीक है। शोध प्रविधि और शिक्षण अभिवृत्ति इन सब चीज़ों का होता है। तो उसका आपका टोटल 50 क्वेश्चन आता है, मतलब हर यूनिट से लगभग आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। मतलब एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो 10 यूनिट रहता है पेपर 1 का सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे, उसमें से आपके हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 50 प्रश्न आपके हर यूनिट से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। 50 प्रश्न, ये सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होता है, 9:30 बजे तक आपको पहुंचना होगा, 10 बजे से एग्ज़ाम है, ठीक है। 9:45 को गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिल पाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका जो सेकंड पेपर है वो गैप में होगा, 11 बजे के बाद सीधा वो 2 बजे होगा, मतलब आपको 1:30 तक आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना होगा। 2 बजे फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, वो 4:15 तक चलेगा, ठीक है। और इसमें नेट और सेट ये दोनों में एक अंतर और होता है कि जो नेट का पेपर होता है वो आप तो ऑनलाइन दिलाते हैं, है ना, लेकिन ये जो सेट का पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है OMR में, ठीक है। तो अगर आपको OMR भरने का आदत नहीं है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है OMR भरने में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो पेपर 2 होता है वो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है या हिंदी है, कोई सा भी सब्जेक्ट है तो उसका ही आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और जो कट ऑफ बनेगा दोनों प्रश्नों को मिला करके बनेगा, मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आप जितना भी मार्क्स पाएंगे वो दोनों मिला करके बनेगा, है ना। इसमें टोटल आपके 2 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए रहते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो जाएगा और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। टोटल आपका 100 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन 300 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ये सब इसमें लिखा गया है। और परीक्षा परिणाम कैसे घोषित होगा उसके बारे में लिखा है कि टॉप के जो 6% रहेंगे, मतलब 100 लोग मान लो एग्ज़ाम दिलाएं, अपीयरिंग कैंडिडेट्स है ना, मतलब जो एग्ज़ाम दिलाएंगे, फॉर्म भरने वालों से मतलब नहीं है इसमें। तो जो भी 6% के लोग रहेंगे, टॉप के 6%, मतलब 100 में से 100 एग्ज़ाम दिलाए, उनमें से 1 2 3 4 5 6 जो भी रैंक आएंगे उन लोगों का क्वालिफाई होगा सेट, ठीक है। तो टॉप 6% में जो भी रहेंगे उनका क्वालिफाई होगा सेट। और इसके अलावा आपका दोनों में पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके 40% एग्रीगेट होना चाहिए। 40% एग्रीगेट का मतलब है कि 300 का 40% आपको लाना होगा, मतलब 4 तिया 12 120 नंबर एनी हाउ आपको चाहिए, ठीक है। तो 120 नंबर, ठीक है, 120 नंबर सॉरी। तो 40 40 40 4 तिया 12 120 नंबर आपको चाहिए एनी हाउ आपको सेट क्वालिफाई करने के लिए। आप चाहे कट ऑफ कितना भी गिर जाए, लेकिन दोनों पेपर मिला के आपको 40% एग्रीगेट लाना होगा। इसके अलावा जो ST SC OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% है, ठीक है। तो ये इसमें दिया गया है। इसमें और सब चीज़ दिया गया है कि दावा आपत्ति कैसे करेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में और बात करेंगे जब आपका सेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ दे सकते हैं आपको, तो कौन कौन से ज़िले में दिया गया है और उसके ज़िला का मुख्यालय या समन्वय केंद्र कौन कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, इतने 10 ज़िले में आपको ये दिया गया है। और उनके जो समन्वय केंद्र हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। महाविद्यालय में दिया गया है सारे जितने भी आपका केंद्र है वो, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई आपको एक ज़िला जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर के रूप में मिलेगा। तो ये हो गया आपका सेट के नोटिफिकेशन के बारे में।
अब इसके आगे देखते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब ये है सिलेबस पेपर 1 का, ठीक है, जिसमें कि आपका आएगा 50 क्वेश्चंस, मतलब वो हो जाएगा 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें लगभग हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये राज्य पात्रता परीक्षा 2026 का जो सिलेबस है वो है। तो इसमें अलग अलग, ये पेपर 1 का सिलेबस है। इसका प्रश्न का नाम है सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। मतलब इसमें आपको टीचिंग के बारे में पूछेंगे, रिसर्च के बारे में पूछेंगे, और अलग अलग 10 यूनिट्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पत्र 1 है। ये यूनिट 1 है, जिसमें आपको शिक्षण अभिवृत्ति मतलब शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, अवधारणाएँ क्या होती हैं, वयस्क शिक्षार्थी कैसा होता है, किशोर शिक्षार्थी कैसा होता है, अधिगम क्या होता है, ऑनलाइन अधिगम क्या होता है, ऑफलाइन अधिगम मतलब आप ऑनलाइन किसी को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो किसमें क्या अंतर होता है, किसमें ज़्यादा सीखते हो, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। और जो अभी CBCS सिस्टम चल रहा है, मतलब क्रेडिट बेस्ड मूल्यांकन सिस्टम, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये यूनिट 1 है पेपर 1 का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यूनिट 2, पेपर 1 का यूनिट 2, जिसमें आपको रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा। शोध अभिवृत्ति मतलब आप रिसर्च कैसे किया जाता है, ठीक है। शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद मतलब पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये आपको मिल जाएगा। इसका मैं इंग्लिश में भी आपको सिलेबस अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। शोध के पद्धतियों के बारे में पूछा जाएगा, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक। शोध के चरण पूछा जाएगा, जैसे आप सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करते हैं या आप डेटा एनालिसिस करते हैं, तो वो स्टेजेस को आप पढ़ेंगे कि कौन सा स्टेज पहला होता है, कौन सा बाद में होता है। उसके बाद शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन मतलब आपको रिपोर्ट कैसे लिखना है, संदर्भ की शैली क्या होगी, फॉर्मेट कैसा होगा, उनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं शोध में ICT का अनुप्रयोग। शोध में ICT मतलब जो कंप्यूटर है उसका आप कैसे यूज़ करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ आप रिसर्च में कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा शोध नैतिकता मतलब रिसर्च में एथिक्स, ठीक है, मतलब गलत जानकारी नहीं देना, वो सब चीज़ों के बारे में आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। तो इसमें से भी आपको लगभग 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं यूनिट 3, बोध का मतलब पैसेज, ठीक है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और 5 प्रश्न उसमें दिए जाएंगे, मतलब उसी पैसेज के अंदर या गद्यांश के अंदर उसके आंसर दिए होंगे, तो उन 5 का आपको पैसेज पढ़ के उसका आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद है यूनिट 4, जिसमें आपका संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब आप बातचीत कैसे करते हैं, बातचीत के बीच में क्या बाधाएं आती हैं, उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। मीडिया कैसे काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये है संप्रेषण कम्युनिकेशन के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है यूनिट 5, जिसमें आप लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब गणितीय तर्क, अभिवृत्ति, उनके बारे में पढ़ेंगे। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, जैसे 2, 4, 6, उसके बाद कौन सी संख्या होगी, तो 8, ऐसे करके आपको ढूंढना होगा। तो श्रेणी, कूट, संबंध, उन सब चीज़ों को पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आ जाता है दूरी, समय, अंश, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज दर, छूट। तो इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो 5 क्वेश्चन इसमें से भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं युक्ति युक्त तर्क मतलब रीजनिंग, जिसमें आपको थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, उन सब चीज़ों का भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही रीजनिंग में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सभी पक्षी बिल्ली हैं, ऐसा टाइप का जो वेन आरेख वाला क्वेश्चन होता है, ये सब रीजनिंग में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वेन आरेख का जो क्वेश्चन है, या और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे नीचे दिया गया है भारतीय तर्कशास्त्र, यहाँ पे है ना, तर्कशास्त्र के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपति, अनुपलब्धि, और जो आप सांख्य, वेद, मीमांस, न्याय, वैशेषिक, ये जो दर्शन पढ़ते हैं वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यूनिट 7, जिसमें कि आपको पूछा जाता है आंकड़ों की व्याख्या।
आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या मतलब आपको एक टेबल दे दिया जाएगा, या तो आपको पाई चार्ट दे दिया जाएगा, या तो रेखा चार्ट, या कोई सा भी टेबल दिया जाएगा। उसमें से आपको क्या करना है, डेटा को निकालना है, कैलकुलेट करना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, मतलब एक टेबल दिया जाएगा, उनमें से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको फिर आपको सॉल्व करना है। तो ये इसमें दिया रहता है आंकड़ों की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद है यूनिट 8, यूनिट 8 इकाई 8 में आपको दिया गया है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मतलब आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे बेसिक रूप से कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इंटरनेट, ईमेल, और जो वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, और जो उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल किए जाते हैं, जैसे ई लाइब्रेरी हो गया, या और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ आप करते हैं, तो उनको पढ़ना है। और आईसीटी और सुशासन, ये सब चीज़ों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 में आ जाता है लोक विकास और पर्यावरण। तो इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मतलब सतत विकास के लक्ष्य। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और जैसे प्रोटोकॉल पूछ देता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, रियो सम्मेलन, जैव विविधता, पेरिस समझौता किससे संबंधित है। तो ऐसे टाइप के 5 क्वेश्चन इस यूनिट से भी आपके बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट मतलब यूनिट 10। इसमें आपका आ जाता है उच्च शिक्षा प्रणाली, मतलब हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको पूछेगा कि प्राचीन टाइम पे कैसा था भारत का हायर एजुकेशन, स्वतंत्रता के बाद कैसा है। ठीक है, या अलग अलग आयोग बने हैं, जैसे हंटर कमीशन आया, या 1813 में क्या हुआ था जिसमें कि अंग्रेजी शिक्षा में सुधार हुआ, या और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब बना। ठीक है, या आपका एक आध क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का भी लोकल दे सकता है, जैसे रविशंकर की जो रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना कब हुई, या इंदिरा कला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। ये एक आध क्वेश्चन दे सकता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो बाकी ये हायर एजुकेशन में जनरली नहीं पूछता है, लेकिन आप उसका भी तैयारी कर सकते हैं थोड़ा बहुत ईयर वगैरह याद करके। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 1 का क्वेश्चन। ठीक, मतलब पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। ठीक है, पेपर 2 जो होता है वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट का आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम 10 यूनिट होता है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं रहता कि कितने क्वेश्चन कौन से यूनिट से पूछा जाएगा। जैसे कि पेपर 1 में फिक्स था कि हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन पूछते ही हैं, है ना। आप नेट में भी देख लीजिए, सेट में भी देख लीजिए, हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन पेपर 2 में आपके फिक्स नहीं है, जैसे राजनीतिक विचारक से कितना पूछेगा ये कोई फिक्स नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा ये होते रहता है ना। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए सिलेबस बता देता हूँ, नेट के सिलेबस के जैसे ही सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें 10 यूनिट है। एक तो पहला राजनीतिक सिद्धांत आपसे पूछेगा, जैसे स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, शक्ति क्या है, नागरिकता क्या है। ठीक है, उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, नारीवाद क्या है, उनके समर्थक कौन हैं, उनके बुक्स कौन कौन से हैं, और कौन किसके समर्थन करते हैं। जैसे समानता का सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं, उनसे संबंधित बुक कौन कौन से हैं, उनको आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूनिट 2, जिसमें कि राजनीतिक विचारक आते हैं। राजनीतिक विचारक जैसे कि प्लेटो, कन्फ्यूशियस, ये सब क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, मतलब पाश्चात्य मतलब जो भारत के पश्चिम के विचारक हैं। ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, ये सब क्या है, बाहर के विचारक हैं। ठीक है, हन्ना आरेंट, फ्रांस फैनन, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स, तो इनको पूछा जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक विचारक पूछा जाएगा। इकाई 3 में आपका दिया गया है भारतीय राजनीतिक विचारक, जैसे कि कौटिल्य, आगानासुत, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो ये सब क्या हैं, भारत के विचारक हैं, इसलिए भारतीय विचारक इनको बोला जाता है। इसके बाद है यूनिट 4 में आपका तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पूछा जाएगा, जिसमें आपके उपागम पूछ सकते हैं कि संस्थागत उपागम क्या होता है,
कौन उसके समर्थक हैं, राजनीतिक संस्कृति क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि इसमें राज्य का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, राज्य कैसे बना, राज्य का अलग अलग सिद्धांत होता है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, कल्याणकारी राज्य क्या होता है, वैश्वीकरण राज्य क्या है, ठीक है, उदारवादी राज्य क्या है, उन सब चीज़ों को पूछा जा सकता है। राजनीतिक शासन प्रणाली के बारे में पूछा जा सकता है, संविधानवाद के बारे में पूछा जा सकता है, शक्ति क्या होती है, शासक क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पूछा जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, लोकतांत्रिक अभिजनवादी, इसको अच्छे से कर लेना, वो पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं IR, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 में आपको पूछा जाएगा अध्ययन के उपागम, आदर्शवाद, यथार्थवाद क्या क्या होता है। ठीक है, मार्गेनथाउ या केनेथ वॉल्टज जैसे थिंकर हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। मार्क्सवाद क्या होता है, संरचनात्मक मार्क्सवाद, नव उदारवाद, रचनावाद, ये सब को एक एक पॉइंट को अगर आप देखेंगे ना सिलेबस का, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अवधारणाएं पूछ सकते हैं आपको, शांति एवं संघर्ष के बारे में पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, मतलब करंट अफेयर्स जैसे आप पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद यूनिट 6 में आते हैं, तो उसमें पूछा जाएगा आपका भारत का फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति कैसी थी, अभी कैसे है, अमेरिका के साथ कैसा है, चीन के साथ कैसा है, अफ्रीकन यूनियन के साथ कैसा है, वो सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। तो ये यूनिट 6 के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में आपको राजनीतिक संस्थाएं पूछा जाएगा, बेसिकली पॉलिटी, जो अभी हम लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं इससे संबंधित। ठीक है, कि भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक, या भारत में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार कर्तव्य प्राप्त हैं, मंत्रिपरिषद कैसे बनता है, कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। कौन किसको नियुक्त करता है, कौन इस्तीफा देता है, किसका चुनाव कब होता है, कौन शपथ ग्रहण करता है, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। ये हमारे चैनल पे अभी मतलब स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, और स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा आयोग होता है, जो जैसे OBC का आयोग होता है, ST SC का आयोग होता है, महिला आयोग होता है, अल्पसंख्यक आयोग होता है, तो उनका कार्यकाल, चेयरमैन, नियुक्ति, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जिसमें आपको राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल, ये दोनों को पढ़ना है। राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, राज्य स्तरीय दल कौन कौन से हैं, उनको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जिसमें कि आप लोक प्रशासन में आप निजी प्रशासन, लोक प्रशासन में अंतर पढ़ेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत पढ़ेंगे, पीटर ड्रकर के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब लोक प्रशासन के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट यूनिट आते हैं भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, मतलब जो पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक पॉलिसी क्या है, जैसे कि महतारी वंदन योजना चल रहा है, तो वो एक पॉलिसी है, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, उसको पढ़ना है आपको, है ना। तो सुशासन क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन क्या होता है। ठीक है, अलग अलग सुशासन के लिए प्रयास किए गए हैं, जैसे सूचना का अधिकार आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, लोक नीति के बारे में। और जैसे बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनको आप लगातार सुनते हैं। ठीक है, कि उसका उद्घाटन कब हुआ, मतलब शुरुआत कब हुई। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत हुआ, ऐसे करके अलग अलग चीज़ों को इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 यूनिट राज्य पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो। ठीक है, तो ये पेपर 2 का सिलेबस है, 10 यूनिट। सेम ऐसा ही किसी दूसरे पेपर का भी सिलेबस हो सकता है पेपर 2 में। ये राजनीति विज्ञान का हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा है कि आपका जो सेट का पेपर होगा, पेपर 1 सबका सेम रहेगा, आप किसी भी सब्जेक्ट से दिलाइए, पेपर 1 आपका सेम रहेगा। ठीक है, पेपर 2 का सिलेबस आपका बदलेगा, जो कि आप वेबसाइट में जा कर के, या तो वेबसाइट में जा कर के आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वेबसाइट में जा कर के आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, CGSSB वाले में,
या तो फिर UGC नेट का सिलेबस करके भी सर्च कर सकते हैं, लगभग सेम रहता है ना। तो कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 1 से 50 क्वेश्चन, पेपर 2 मतलब आपका सब्जेक्ट उससे 100 क्वेश्चन, टोटल आपके 300 मार्क्स रहते हैं। और कट ऑफ की अगर बात करें तो लगभग वो 55% के आसपास लगभग सभी सब्जेक्ट का एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, 55 to 60% के आसपास आप सभी क्वालिफाई आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं या पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इतने लंबे समय तक सुन रहे हैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।